कश्ती का सफर तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहा था। उसके बाद कश्ती पर कुछ भागदौड़ शुरू हो गई। मैं भी संभल गया था। वैली उस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। सर का जख्म तकलीफ दे जरूर था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे बेबस कर दे। अलबत्ता मैं नकाहत का इजहार जरूरत से ज्यादा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वैली मेरे पास आ गई। उसने कहा, हम कोरियन हिल पहुंच गए हैं, लेकिन साहिल समंदर तक नहीं जा सकते। वो सामने तुम्हें लाइट हाउस नजर आ रहा है, वहाँ हमारे आदमी मौजूद हैं। मिस्टर डनकर्क का कहना है कि हमें होशियार रहना होगा। इन अतराफ में भी गोरीलों का खासा जोर है। मैंने पूछा, तो फिर हमें क्या करना होगा? वो बोली, कुछ नहीं, यहाँ से हम गोताखोरी के लिबास में चलेंगे और पानी के नीचे तैरते हुए किनारे तक पहुंचेंगे ताकि हमें देखा न जा सके। मैंने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर यहाँ की सूरत हाल ऐसी है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मेरे शहरी आबादी तक पहुंचने का मुनासिब बंदोबस्त हो सके। लेकिन उस वक्त खामोशी ही मुनासिब थी। थोड़ी देर के बाद मुझे गोताखोरी का लिबास दिया गया और वैली, डनकर्क और चंद दूसरे लोगों ने भी यही लिबास पहन लिए। फिर हम कश्ती से पानी में उतर गए और आहिस्ता आहिस्ता हाथ मारते हुए साहिल की जानिब बढ़ने लगे। मुख्तलिफ रंगों की समुद्री मखलूक और छोटी छोटी मछलियां खौफजदा होकर इधर उधर मुंतशिर हो रही थीं। किनारे पर पहुंचकर जब हम पानी की सतह पर उभरे तो मैंने कोरियन हिल का साहिली इलाका देखा। डनकर्क हम सबसे आगे था और किनारे पर पहुंचकर खड़ा हो गया था। थोड़ी देर के बाद हम सब किनारे पर पहुंच गए। डनकर्क ने अपने लिबास से हल्की मशीन गन निकाल ली थी। उसके दूसरे साथियों के पास भी स्टेन गन्नें मौजूद थीं। मुझे और वैली को इस किस्म की कोई चीज नहीं दी गई थी। हमारा रुख लाइट हाउस की जानिब था, जो यहाँ से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर था। कश्ती समंदर में काफी दूर नजर आ रही थी और समंदर की लहरों पर आहिस्ता आहिस्ता मुतहर्रिक थी। मैं डनकर्क की तरफ देखने लगा। डनकर्क ने चंद लम्हे इधर उधर का जायजा लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक तरफ इशारा करके बोला, मेरा ख्याल है हमें दरख्तों की ओट में हो जाना चाहिए। वहां से हम लाइट हाउस की तरफ बढ़ेंगे ताकि अतराफ से हमें देखा न जा सके। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हम दरख्तों की जानिब चल पड़े, जो साहिल से ज्यादा फासले पर नहीं थे। दरख्त पाम और नारियल के थे, खासे घने और एक दूसरे से नजदीक। वहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। अलबत्ता दरख्तों के करीब पहुंचने से पहले हमने किसी गाड़ी के टायरों के निशानात वाजे देखे थे। हम वहां से मजीद आगे बढ़ गए और बिलाखिर उस लाइट हाउस तक जा पहुंचे जिसमें बकौल वैली के हमारे आदमी मौजूद थे। दफतन डनकर्क के हलक से एक अजीब सी आवाज निकल गई। ये आवाज किसी भेड़िए की गुर्राहट से मिलती जुलती थी, लेकिन उसका मफहूम जानने की कोशिश किसी ने नहीं की, क्योंकि जो कुछ डनकर्क ने देखा था वो हमारी निगाहों के सामने भी था। 3 अफराद यहाँ आंधे पड़े हुए थे और उनके अतराफ में बिखरा हुआ खून साफ नजर आ रहा था, जो जमकर खुश्क हो गया था। डनकर्क बेख्तियार उन लाशों की तरफ दौड़ा और उसके पीछे ही हम सब भी दौड़ पड़े। डनकर्क ने जल्दी से उन्हें सीधा करके देखा। उन सब के सीने गोलियों से छलनी थे। फिर डनकर्क की निगाहें लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से की जानिब उठ गईं और वो गुर्राए हुए लहजे में बोला, नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। ये सब कैसे हो सकता है? आगे आओ। वो दौड़ता हुआ लाइट हाउस की इमारत के अहाते में दाखिल हो गया। इमारत का अहाता खाली पड़ा हुआ था। यहाँ गाड़ियों के टायरों के निशानात तो थे, लेकिन कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। डनकर्क बोला, इसका मकसद है कि वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमें मिलने वाली इत्तला दुरुस्त थी। सुना गया था कि गोरीलों से कोरियन हिल का इलाका भी महफूज नहीं रहा, लेकिन इतनी दलेरी मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, क्योंकि यहाँ हमारे गश्ती दस्ते फिरते रहते हैं। बहरहाल बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। दफतन वो चौंक पड़ा। उसने समंदर की जानिब निगाह उठाई। सूरज की किरणों की मदद से आईने के जरिए खतरे का सिग्नल दिया जा रहा था। डनकर्क ने हथेली पर घूंसा मारा और बरहम लहजे में बोला, वो लोग भी खतरे में हैं। मैं इस सिग्नल को समझ रहा हूँ। वो लोग हमारी कश्ती, ओहो, वो वापसी का सफर करने पर मजबूर हैं। शायद साहिल पर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देख लिया है जो कश्ती को नुकसान पहुंचाने की गरज से आगे बढ़ रहे हैं। हम सब फंस गए हैं। उसने अपने लिबास से 2 पिस्तौल निकाले, एक मुझे और एक वैली को देता हुआ बोला, अपनी मदद आप करने की कोशिश करना। वैसे हम इंतहाई कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। आओ। वो अहाते से बाहर निकल आया और किसी ऐसी बुलंद जगह की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा जहां से अतराफ के मनाजिर देख सके। लेकिन फिर गाड़ियों के इंजनों की आवाजें उभरी और डनकर्क के इशारे पर हम एक तरफ दौड़ पड़े। डनकर्क की तेज निगाहें कोई पनाहगाह तलाश कर रही थीं। एक जगह घनी झाड़ियों का झुंड नजर आया तो हम सब उसमें घुस गए। डनकर्क उन लोगों के बारे में जाने बगैर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं था और ये मोहतात होने की दलील थी। अभी ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि उनकी तादाद कितनी है। डनकर्क उस वक्त मेरे बिल्कुल करीब था। उसने आहिस्ता से कहा,
अगर ये गोरीले नहीं हैं तो फिर हमारे आदमी भी हो सकते हैं। मैं उस वक्त भी कुछ नहीं बोल सकता था। बड़ी बेबसी की कैफियत थी। दिल चाहता था बहुत से सवालात करने के लिए, लेकिन मेरा कोई भी सवाल उन लोगों को मशकूक कर सकता था। मेरा अंदाजा था कि इन अतराफ में आबादी नहीं है। दूर दूर तक साहिल वीरान पड़ा हुआ था। शहरी आबादी यकीनन वहां से इतने फासले पर होगी कि उस तक पहुंचने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल जरूरी होगा। डनकर्क के ख्याल के मुताबिक इस बात के इम्कानात थे कि गोरीलों ने समंदरी रास्ते पर सफर करके यहाँ अपना कंट्रोल कायम कर लिया होगा और उन लोगों को हलाक करके वो यहाँ से तमाम सिलसिले मुनक़ता करना चाहते होंगे। हम दम साधे इंतजार करते रहे। गाड़ियों की आवाजें जंगल के करीब ही आकर रुकी थीं और फिर इंसानी आवाजें सुनाई देने लगी। उसके साथ साथ ही खुश्क पत्तों की चरचराहट और झाड़ियों के हिलने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। डनकर्क सरगोशी के अंदाज में बोला, हर शख्स होशियार रहे, वो गालिबन अब हमें तलाश करने के लिए घुस पड़े हैं। हम सब मुस्तैद हो गए। मैं भी इस सूरत हाल से किसी कदर मुतासिर था और मैंने सोच लिया था कि मैं भी इन लोगों का साथ देने में पीछे नहीं रहूंगा। थोड़ी देर तक झाड़ियों और पत्तों की आवाजें सुनाई देती रहीं। वो लोग हमारे बिल्कुल करीब आ चुके थे और हम दम साधे बैठे हुए थे। एक आवाज सुनाई दी, मुमकिन है यहाँ कोई उतरा ही ना हो। दूसरी आवाज उभरी, हाँ इसके इम्कानात भी हैं कि वो लोग यहाँ उतरने की तैयारियां कर रहे हों, लेकिन वो बादबानी कश्ती थी, क्या इसे फौजी कश्ती कहा जा सकता है? किसी और ने कहा मुमकिन है वो माहीगीर हों जो इधर आ गए हों। कोई बोला तो फिर क्या फायदा यहाँ रुकने से, चलो वापस चलते हैं। दूसरी आवाज सुनाई दी, आओ बेकार वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं है, कश्ती बहुत दूर जा चुकी है। और उसके बाद झाड़ियों में वापस जाते हुए कदमों की आवाजें उभरने लगी। डनकर्क गहरी गहरी सांसें ले रहा था और खामोशी से उन लोगों के दूर चले जाने का इंतजार कर रहा था। काफी वक्त गुजर गया। उसके बाद गाड़ियां स्टार्ट हुई, फिर उनके इंजनों की आवाजें दूर जाती महसूस हुई। डनकर्क बदस्तूर खामोश था। थोड़ी देर के बाद वो झाड़ियों के उस झुंड से बाहर निकल गया। उसने बाकी लोगों को वहीं रुकने का इशारा कर दिया था। आगे बढ़कर उसने इधर उधर देखा, फिर जोर से चीखा, निकल आओ, अब उनमें से कोई यहाँ मौजूद नहीं है। हम सब झाड़ियों से निकलकर उसके पास पहुंच गए। डनकर्क अपनी जगह खड़ा हुआ पुरख्याल अंदाज में अपने गुलमुच्छे खुजा रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। कश्ती यकीनन वापस जा चुकी होगी। ये दूसरी बात है कि वापसी का सफर तय करने के बाद वो हुकाम को हमारे यहाँ पहुंच जाने की इत्तला दे लेकिन एक मसला और भी है। वो लोग ये नहीं बता सकेंगे कि लाइट हाउस के मुहाफिज मौत का शिकार हो गए हैं। बड़ी उलझन पैदा हो गई है। क्यों मिस्टर एल्बर्ट माहिम, अब इस सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, मैं इस इलाके से मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं हूँ मिस्टर डनकर्क, कभी इस तरफ आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। एल्बर्ट माहिम की डायरी का मुताल्ला मेरे काम आ रहा था। वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ मिस्टर एल्बर्ट, आपका इस इलाके से भला क्या ताल्लुक हो सकता है? सूरत हाल ये है कि ये 3 आदमी जो यहाँ लाइट हाउस पर मुतय्यन थे, उन्हें हलाक कर दिया गया है। अब सिर्फ यही हो सकता है कि हम पैदल सफर करके शहरी आबादी तक पहुंचने की कोशिश करें और इस तरह आपको वहां पहुंचा दिया जाए। फिर वहीं से हम लोग अपनी वापसी का बंदोबस्त भी कर सकते हैं और कोई सूरत बज़ाहिर नजर नहीं आती। मैंने कहा, वाकई इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? वो बोला, ये अंदाजा भी नहीं है कि वो लोग कितनी दूर जा चुके हैं और इस इलाके में गोरीलों की कितनी तादाद मौजूद है। ऐसा महसूस होता है कि उन कमबख्तों ने यहाँ मुकम्मल तौर पर अपना कब्जा जमा रखा है, क्योंकि गाड़ियों का उन इलाकों में आजादाना इस्तेमाल इंतहाई ताजुबखेज है। वो बड़ी आजादी से यहाँ नक्लो हरकत कर रहे हैं। अब हम दरख्तों की बजाय मैदानी रास्ते पर सफर कर रहे थे। तकरीबन 1 मील चलने के बाद जंगल के दरमियान से गुजरती एक टूटी फूटी सड़क नजर आई, जिस पर हम किसी कदर मुनासिब रफ्तार से चलने लगे। आगे घास बहुत लंबी थी और घना जंगल शुरू हो गया था। सड़क के अतराफ भी घास उभरी हुई थी, कहीं कहीं दरख्तों के झुंड भी नजर आ जाते थे। हम उस टूटी फूटी सड़क पर सफर करते रहे जो आगे जाकर एक तरफ मुड़ गई। बाएं हाथ पर हमें चटाइयों की एक हट सी बनी हुई नजर आई, जिस पर सागवान के बुलंद दरख्त साया किए हुए थे। जिस सख्त मुशक्कत और खराब माहौल से गुजरकर हम यहाँ तक पहुंचे थे, उसके तहत ये जरूरी था कि हमारी तवज्जो उस हट की जानिब मबजूल हो जाती और हम उस हट तक पहुंचने की कोशिश करते। डनकर्क ने कुछ कहने से पहले ही सबके चेहरों पर ये बात महसूस कर ली थी। चुनाचे उसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और फिर हमारा रुख हट की जानिब हो गया।
हम तेज रफ्तारी से उस हट की जानिब चल पड़े। खुशकिस्मती से हट में कोई मौजूद नहीं था। बांस की बनी हुई सीढ़ी के जरिए हम सब हट के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए और चारों तरफ फैलकर उसकी तलाशी लेने लगे। हट की यहाँ मौजूदगी का कोई जवाब बज़ाहिर नहीं था। मिस्टर डनकर्क या कोई भी उसके बारे में सही तौर पर फैसला न कर सका कि ये हट यहाँ किसने और किस लिए बनाई है। पूरे हट की तलाशी लेने के बावजूद कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसे हम अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते। चुनाचे यही तय किया गया कि यहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद आगे का सफर किया जाएगा। थोड़े ही फासले पर कुछ बुलंदी पर एक छज्जा सा बना हुआ था जहाँ घास फूस का एक ढेर पड़ा हुआ था। वैली और मैं टहलते हुए उस तरफ आ निकले। वैली बांस की सीढ़ी से उस छज्जे के ऊपर चढ़ने लगी और मुझसे बोली, आओ, यहाँ से हम दूर तक निगाह रख सकते हैं। उन लोगों को भी थोड़ी देर आराम कर लेने दिया जाए। मैं महसूस कर रही हूँ कि मिस्टर डनकर्क कुछ थके थके से हैं। मैंने वैली की हिदायत पर अमल किया और बांस की सीढ़ी के जरिए उस छज्जे पर पहुंच गया जहां घास के ढेर में बाआसानी छुप कर बैठ सकता था। हम दोनों घास के ढेर पर दराज हो गए। वो बोली, कितनी अजीब बात है, हम यहाँ आए और किसी मकसद के तहत थे, लेकिन हो क्या गया। मैंने कहा, यूं लगता है जैसे गोरीलों का जोर बढ़ता जा रहा है। वो बोली, बात दरअसल ये है मिस्टर माहिम के कुछ ऐसे लोग भी इस दहशतगर्दी में शामिल हो गए हैं जिनके बारे में ये उम्मीद नहीं की जा सकती, और यही वजह है कि गोरीलों को भरपूर मदद मिल गई। जैसे मिस्टर एडलर तो खैर एक अहम हैसियत रखते हैं, लेकिन दूसरे बेशुमार अफराद उन अतराफ में गोरीलों के हम नवा बन चुके हैं। ये कमबख्त दहशतगर्द हुकूमत को दरहम बरहम करना चाहते हैं और उनकी कार्रवाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। ये छोटी छोटी रियासतों की तश्कील चाहते हैं और इसके लिए हर वो शख्स जो अपने इलाके में कोई बड़ी हैसियत रखता है सरगर्दा है। बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब भी ये हंगामा खेजी किसी तौर कम नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती ही चली जा रही है। मैंने कहा, तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा। बोली, क्या कहा जा सकता है, हमारी बका का दारोमदार अब इन पॉलिटिकल एजेंसियों पर रह गया है जो बैरूनी मुमालिक में हमारे लिए काम कर रही हैं। तुम्हारे सुपुर्द भी तो यही जिम्मेदारी है। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पुरउम्मीद नहीं हूँ। वो बोली, ताहम हमें अपने फराइज पूरे करने हैं। हम इस वक्त एक ऐसी कश्ती में सवार हैं जिसका कोई मल्लाह मौजूद नहीं। बस यूं समझ लो कि समंदर की लहरें उस कश्ती को मुतहर्रिक रखे हुए हैं। दफतन वो चौंक पड़ी। ओह, वो देखो उस तरफ, इत्तला दो फौरन। मैंने वैली के इशारे की समत देखा तो मुझे 2 ट्रक और एक जीप गाड़ी उस हट की तरफ आते हुए नजर आए। हम दोनों इंतहाई तेजी से बांस की सीढ़ी से नीचे उतरे और उस जगह पहुंच गए जहां डनकर्क और उसके साथी आराम कर रहे थे। हमें इस तरह दौड़ते देखकर ही वो समझ गए थे कि कोई ऐसा वाकया पेश आया है जो यकीनन खतरनाक है। वो सब फुर्ती से खड़े हो गए। डनकर्क ने अपने करीब रखी हुई हल्की मशीन गन संभाल ली। डनकर्क ने पूछा, क्या बात है। वो बोली, 2 ट्रक और एक जीप इस तरफ आ रहे हैं। डनकर्क बोला, गोया वो कमबख्त अब यहाँ भी हमें आराम से नहीं बैठने देंगे। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ बाहर निकल आया। मैं और वैली एक जगह रुक गए थे। मैंने उस वक्त उस मौके को इंतहाई खतरनाक महसूस किया था, क्योंकि जिस अंदाज में वो लोग आ रहे थे उससे ये मालूम होता था कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अगर कम अफराद होते तो 3 गाड़ियों में ना आते। अब ये यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि हम उनका भरपूर मुकाबला कर सकेंगे। अभी हम यही सोच रहे थे कि बाहर फायरिंग शुरू हो गई। डनकर्क ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाब में दूसरी तरफ से भी बहुत सी गोलियां चली और घास की झोंपड़ी में पैवस्त हो गई। एक तेज चीख सुनाई दी। गोया उस तरफ से की गई फायरिंग मौसर थी और उसके नताइज का अंदाजा किया जा सकता था। फिर तो चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी और हमारे लिए महफूज पनाहगाह की तलाश तकरीबन नामुमकिन हो गई। डनकर्क और उसके साथी भरपूर मुकाबला कर रहे थे। वो अपनी बका की जिद्दोजहद में मसरूफ थे। मैंने इधर उधर देखा, वैली का हाथ पकड़ा और झोंपड़े के अकबी हिस्से में पहुंच गया। यहाँ से ढलवान शुरू होती थी। सामने की समत से झोंपड़े तक आते हुए ये मकाम किसी बुलंद जगह पर नहीं महसूस होता था, लेकिन पीछे की तरफ एक गहरी खाई नजर आ रही थी। जिस जगह हम पहुंचे थे वहां से एक छोटी सी दरार नीचे चली गई थी। ये दरार गोया हमारे लिए ही बनाई गई थी। उस वक्त यही एहसास हुआ। मैंने इंतहाई सूरत के साथ वैली का हाथ पकड़ा और दरार में उतर गया। वो बोली, क्या उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा, हाँ वैली, इस वक्त इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। वैली बादल नखास्ता मेरे साथ नीचे उतरने लगी। उसका सांस फूल रहा था और वो बदहवास नजर आ रही थी। दूसरी तरफ से गोलियों की आवाजें तेज हो गई थी। अगर हम उस दराड़ में न उतर जाते तो खुदा जाने हमारा हशर क्या होता। लेकिन दराड़ में उतरने के बाद हमने मजीद नीचे उतरने का अमल जारी नहीं रखा था, बल्कि एक ऐसी जगह रुक गए जहां हमें खुद को छुपाने का मौका मिल गया था।
खुश किस्मती थी हमारी के दरार नीचे जाकर जरा सी चौड़ी हो गई थी और चट्टान का एक हिस्सा इस तरह आगे बढ़ आया था कि हम उसके पीछे छुप सकते थे। यहाँ रुककर मैंने पिस्तौल हाथ में ले लिया। वैली भी अपना पिस्तौल निकाल चुकी थी। मैंने पिस्तौल का चैम्बर चेक किया, पूरी गोलियां भरी हुई थी। कम से कम चंद लोगों के लिए तो काफी थी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। गोरीले अब ट्रक से उतरकर झोंपड़ी के अतराफ में पहुंच गए थे और बुरी तरह उस पर फायरिंग कर रहे थे। दफतन किसी ने पेट्रोल का एक बम झोंपड़ी पर फेंक दिया जो बांस की सीढ़ी के करीब गिरा। खुश्क घास ने चश्मे जदन में आग पकड़ ली। शोले उठने लगे थे। थोड़ी देर के बाद गोलियां चलने की रफ्तार कम हो गई। गालिबन डनकर्क और उसके आदमी या तो शायद जख्मी हो गए थे या हलाक हो गए थे या फिर उन्होंने अपने आप को गोरिलों के हवाले कर दिया था। फिर मजीद चंद गोलियां चली, चीखों की आवाजें सुनाई दी और उसके बाद एक तूफान बदतमीजी, शोर, कहकहे और हिज़यानी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। गोरिलों के इधर उधर दौड़ने की आवाजें आ रही थी। वैली ने मेरे शाने पर सर टिका दिया था। यूं महसूस होता है मिस्टर एल्बर्ट के डनकर्क और उनके साथी काम आ गए हैं। वो निढाल लहजे में बोली। मैंने वैली का शाना थपथपाते हुए कहा, हवास को काबू में रखना वैली, वरना नुकसान उठाओगी। वो आहिस्ता से बोली, मैं ठीक हूँ। हम वहीं इंतजार करते रहे। आग की तपिश हम तक पहुंच रही थी, लेकिन शुक्र था कि झोंपड़ी का मलबा उस तरफ नहीं गिरा था। अगर वो पीछे की समत गिरता तो यकीनन जलते हुए घास फूस के ढेर उस दरार में भर जाते और हम भी वहीं कबाब बनकर रह जाते। और ये भी हमारी खुशकिस्मती थी कि हवा का रुख दूसरी जानिब था। झोंपड़ी की टूटी हुई दीवारें उसी तरफ गिर रही थीं। काफी देर तक ये हंगामा जारी रहा और उसके बाद गोरिलों की वापसी की आवाजें सुनाई दी। गालिबन उन्होंने ये यकीन कर लिया था कि जो लोग यहाँ तक पहुंचे थे वो उनका शिकार हो गए। आग की तपिश और धुएं की वजह से वैली को खांसी उठ रही थी और वो बमुश्किल तमाम अपनी खांसी पर काबू पाए हुए थी। उसकी सुर्ख आंखों से पानी निकल रहा था। गोरिलों की वापसी के बाद मैंने वैली का हाथ पकड़ा और दरार में नीचे की तरफ उतरने लगा। ये उतराई 10 फुट से ज्यादा नहीं थी और उसके बाद ना हमवार मैदान नजर आ रहा था। हमारे लिए उस खुले मैदान में सफर करना उस वक्त इंतहाई गैर मौजू था, मगर उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मुमकिन है कुछ गोरीले अतराफ ही में भटक रहे हों। किसी भी जगह उनसे मुठभेड़ का खतरा था। डनकर्क और उसके साथियों की मौत भी मेरे लिए परेशान कुन थी। कम से कम ये लोग मुझे उस शहरी आबादी तक पहुंचा सकते थे जहां से मेरे बैरूत जाने के इम्कानात पैदा हो सकते। हम थोड़ी दूर चले थे कि दफतन वैली ने एक झुंड की जानिब इशारा किया और बोली, मेरा ख्याल है हमें वहां कुछ देर आराम करना चाहिए। दरख्त के नीचे जो लंबी लंबी घास उगी हुई है वो हमें छुपा सकती है। मैंने कहा, अच्छा चलो। और हम तकरीबन दौड़ते हुए उस जगह तक पहुंचे। घास के झुंड में पहुंचकर वैली फौरन लेट गई और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। धुएं ने मुझ पर भी असर किया था, लेकिन उतना शदीद नहीं था कि मैं बेहाल हो जाता। तहाँ मैं भी उसके नजदीक ही दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। सूरज मशरिक की तरफ झुक चला था। वैली काफी देर से आंखें बंद किए लेटी रही। फिर मैंने उसके शाने पर थपकी देकर कहा, क्या तुम सो रही हो? बोली, नहीं, मैं शदीद थकन महसूस कर रही हूँ। ओह, मिस्टर डनकर्क काम आ गए। अगर कोई जिंदा होता तो उसकी नक्लो हरकत यकीनन महसूस होनी चाहिए थी। मैंने कहा, अगर हिम्मत हो तो आओ झोंपड़ी के पास चलकर देखें। उसने कहा, नहीं डियर, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने कहा, तो फिर तुम यहाँ आराम करो, मैं जाता हूँ। वो बोली, प्लीज नहीं, प्लीज मिस्टर एल्बर्ट, नहीं, जो कुछ हुआ है उसे उसी तरह रहने दो। मैंने कहा, तो फिर आगे के लिए क्या करना है वैली? वो बोली, हम आबादी की जानिब सफर करेंगे। मैंने कहा, मगर क्या तुम्हें रास्तों के बारे में तफसीलात मालूम है? बोली, तफसीलात तो नहीं मालूम, लेकिन लाइट हाउस के अकबी हिस्से से जो रास्ता जाता है वो हमें आबादी की जानिब ले जाएगा और आबादी बहुत ज्यादा दूर नहीं। मैंने कहा, गुड, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारी मर्जी। डनकर्क और दूसरे लोगों की मौजूदगी हमेशा मुझे हिरासा किए रहती थी कि कहीं पोल न खुल जाए। डनकर्क घाघ आदमी था, लेकिन खुशकिस्मती थी कि अभी तक मैं इंतहाई कामयाबी से अपना भरम कायम रखे हुए था और किसी को शुबे का मौका नहीं मिल सका था। यहाँ तक कि ये खतरा मुस्तकिल दूर हो गया था। जब शाम के साए फैल गए तो हमने आबादी की जानिब सफर शुरू कर दिया और उस वक्त रात नहीं भीगी थी। जब हम एक ऐसी आबादी के करीब पहुंच गए जहां खासे मकानात और झोंपड़े बिखरे हुए थे। जगह जगह रोशनियां नजर आ रही थीं। वली ने कहा, बेहतर है कि हम कुछ देर के बाद इस आबादी में दाखिल हों ताकि किसी को ये शुबा न हो कि हम कहीं बाहर से आए हैं। और मैंने उसकी राय से इत्तेफाक किया। हम आबादी के सिरे पर एक जगह रुक गए। हमें एक खंडर नुमा इमारत में पनाह मिल गई थी। रात की तारीकी कुछ और गहरी हो गई तो हम दोनों बाहर निकल आए। चंद छोटे छोटे होटल और कहवा खाने खुले हुए थे। मुझे शदीद भूख लग रही थी। जाहिर है वैली की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। मजीद कुछ देर गुजर गई तो ये छोटे छोटे होटल भी बंद हो जाएंगे। मैंने कहा,
वैली बेख्तियार बोली हाँ, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा गालिबन तुम्हें भी भूख लग रही होगी। बोली हम दोनों एक ही बात सोच रहे थे। मैंने कहा तो फिर आओ, हमें हिम्मत करना होगी। इस वक्त पेट की आग बुझाने का इसके सिवा और कोई जरिया नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।